Yes, people. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. मैं रितेश अग्रवाल, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आपकी दुआएं हमारे साथ है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और दुआओं से तो आपको पता है कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो जिंदगी तो क्यों नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। अकाउंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। और आज का हमारा न्यू चैप्टर है कंपनी अकाउंट। आज का हमारा न्यू चैप्टर क्या है? कंपनी अकाउंट। ठीक है, आज हम कंपनी अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? कंपनी अकाउंट्स में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स की हिस्ट्री, कंपनी अकाउंट्स की हिस्ट्री। सेकंड, हम मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, और तीसरी चीज है फीचर ऑफ कंपनी। फीचर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो हम कंपनी अकाउंट में आज ये 3 टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंपनी अकाउंट्स है और कंपनी अकाउंट में आज हम हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ कंपनी और फीचर ऑफ कंपनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें। देखो, कंपनी अकाउंट्स की यदि मैं बात करूं, किसकी? कंपनी अकाउंट्स की यदि मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी में जो सेक्शंस है, पूरी कंपनी सेक्शन वाइज चलती है। जो कंपनी है वो किस वाइज चलती है? सेक्शन वाइज इसमें डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम सेक्शन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 1 बताता है कि कंपनी जो वर्ड है, कंपनी जो टाइटल यूज हुआ है उसके बारे में बताएगा। कंपनी का जो टाइटल है, कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का जो टाइटल है वो सेक्शन 1 एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? कंपनी की हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब अपन वो आर्ट्स वाली हिस्ट्री पे नहीं जा रहे। नॉर्मली हम ये देख रहे हैं कि कंपनी अकाउंट्स कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ का एप्लीकेबल होता है कंपनी अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, बस इतना सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कंपनी अकाउंट जब, यानी कंपनी एक्ट, हम कंपनी अकाउंट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कंपनी अकाउंट छोड़ दो, कंपनी एक्ट को ध्यान रखो, इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, आपको पता है कि पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप पढ़ा था। और पार्टनरशिप में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। इच्छा हो तो करवा लो, नहीं इच्छा है तो मत करवाओ। ठीक है, यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यूज नहीं होता था। तो एक न्यू एक्ट बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें केवल वो ही ऑर्गेनाइजेशन एंटर हो सकते हैं जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी किसी लॉ के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड हुए हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, एक एक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो, जिस पर दुनिया विश्वास कर सके, पब्लिक जिस पर विश्वास कर सके, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हो,
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया। उस एक्ट का नाम रखा इंडियन कंपनी एक्ट। क्या रखा? इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट। देखो वैसे तो कंपनी एक्ट का जो बहुत पुराना संबंध है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से ही इसका एक चलता आ रहा है ना, 1600 जो वो है उस सन से ही चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपन वहां पर नहीं जा रहे, अपन तो लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना पुराना नहीं जाएगा। आपने रानी एलिजाबेथ का नाम सुना होगा। उस टाइम यानी 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वहां से कंपनी का एक सिलसिला स्टार्ट होता है। बाकी हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक लॉ बनाया जाए, एक एक्ट बनाया जाए। उस एक्ट का नाम रखा गया इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, क्या रखा गया? इंडियन कंपनी एक्ट। क्लियर? अब बेटा एक्ट तभी बनता है, एक्ट तब बनता है जब जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट में आपको पता है 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, जब भी कोई रूल्स बनाया जाता है, तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की क्या चाहिए? एप्रूवेशन होना जरूरी है, उनकी सहमति लेना जरूरी है। तो ऐसे ही जब हम इंडियन कंपनी एक्ट जब बना रहे थे, तो एक बिल, उसको बोलते हैं बिल, फाइनेंस बिल होता है वैसे तो। कौन सा बिल? फाइनेंस बिल। एक फाइनेंस बिल जिसे हम बोलते हैं बजट। ठीक है, एक फाइनेंस बिल को जब तक ये एक्ट नहीं बनता है, जब तक इसे बिल बोलते हैं। ठीक है, और बिल एक्ट कब बनता है वो प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई फाइनेंस बिल को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब मैंने बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या बताया था आपको? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या बताया था? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में इसको क्या किया जाता है? भेजा जाता है, और उनकी सहमति लेनी जरूरी होती है। ठीक है, तो लोकसभा से जो एप्रूवेशन मिला था वो 18 दिसंबर 2012 को मिला था। 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा ने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कम से कम 2/3, कम से कम कितने? 2/3 के लिए क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। 2/3 अप्रूव होना चाहिए, यानी 3 मेंबर है तो उसमें से कम 2 मेंबरों ने उसे एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, तो उसे अप्रूव माना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर थे उसके 2 पार्ट ने 18 दिसंबर 2012 को क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। ठीक है, किसको? फाइनेंस बिल को। किसको अप्रूव कर दिया? फाइनेंस बिल को अप्रूव कर दिया। किसको अप्रूव किया है? फाइनेंस बिल को। मैंने आपको ऊपर लिखा था फाइनेंस बिल, जिसे हम बजट भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना। क्लियर? ये फाइनेंस बिल को लोकसभा ने 18 दिसंबर 2012 को अप्रूव कर दिया। फिर वो राज्यसभा में गया। राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में भी 2/3 के लिए अप्रूवेशन मांगा गया। 2/3 को एक्सेप्ट कर लिया, यानी जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं उसमें से 2/3 पार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। कब किया? एक्सेप्ट कब किया है? एक्सेप्ट किया है भैया 8 अगस्त 2013 को। 8 अगस्त 2013 को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब दोनों बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से क्या हो गया? बिल अप्रूव हो गया। बिल अप्रूव हो गया तो आप समझ सकते हो कि अब उसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब वो क्या जाएगा? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्यों जा रहा है? अब लास्ट उसकी सहमति चाहिए, लास्ट उसके सिग्नेचर चाहिए उस बिल पर। ठीक है,
प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिया 29 अगस्त 2013। यानी फाइनल काम कब हो गया उस बिल का, 29 अगस्त 2013 को फाइनल काम हो गया, फाइनल सिग्नेचर हो गए, यानी बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन वो 29 अगस्त को ऑफिशियल गजट में पास नहीं हुआ था, यानी आम पब्लिक को उसकी इंफॉर्मेशन 29 अगस्त को नहीं दी गई थी। उसकी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल जो गजट में पेश किया गया था, नोटिफाइड किया गया था, वो कब किया गया था, जो न्यूज़पेपर में जो गजट पास नोटिफाइड किया गया था वो कब किया गया था, 30 अगस्त 2013। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जो फाइनेंस बिल है फाइनली कब अप्रूव हुआ, कब वो एक्ट बना, 30 अगस्त 2013। 30 अगस्त 2013 को ये एक्ट बना था। ये एक्ट कब बना था, 2013 को। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बता दो, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। ये क्या फाइनेंस बिल क्यों अप्रूव करा रहे हैं, हम एक एक्ट एप्लीकेबल करने के लिए। क्या, एक एक्ट एप्लीकेबल करने के लिए हम कौन सा एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का बिल था जिसे हमने एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस फॉलो। ठीक है, तो इसका मतलब हम कौन सा टाइटल पढ़ रहे हैं, हम टाइटल पढ़ रहे हैं, हमारा जो टाइटल है वो क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। हमारा टाइटल क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। क्लियर। ये कहां कहां एप्लीकेबल होता है, इंडियन कंपनी एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि ये इंडियन कंपनी एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, तो यहाँ पर एप्लीकेबल कौन सी डेट लिखोगे आप, 30 अगस्त 2013। 30 अगस्त 2013 आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 29 अगस्त 2013 को तो प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया था, ऑफिशियल गजट में तो 30 अगस्त 2013 में नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। फटाफट नोट डाउन करो फास्ट। आपको पता है नोट डाउन कैसे करना है, वीडियो को पॉज करो फिर नोट डाउन करो। ठीक है, रनिंग वीडियो में नहीं। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलो, तो यहाँ पर जो टाइटल है उस टाइटल को जो डिफाइन किया था ना, वो सेक्शन कंपनी के सेक्शन 1 ने डिफाइन किया था। क्योंकि सबसे पहले जब एक्ट बनेगा तो सेक्शन जो बनेंगे, सबसे फर्स्ट सेक्शन बनेगा, फर्स्ट सेक्शन में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के टाइटल को डाल दिया। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलें। जो हम इंडियन कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो हम इंडियन कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, जो नया एक्ट की बात कर रहे हैं, वो जो फ्रेम किया गया है वो कौन सी अप्रोच से फ्रेम किया गया है, स्केलेटन अप्रोच से। कौन सी अप्रोच से, स्केलेटन अप्रोच को फॉलो करते हुए न्यू कंपनी लॉ को फ्रेम किया गया है। स्केलेटन अप्रोच को फॉलो करते हुए हमने न्यू कंपनी एक्ट लॉ को फ्रेम किया है। ठीक है, अभी स्केलेटन अप्रोच है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। स्केलेटन अप्रोच मैंने आपको पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर रहा हूं। स्केलेटन अप्रोच होती है कि जैसे
जैसे जैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन धीरे धीरे अप्लाई किए जाते हैं। एक साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं किए जाएंगे, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करे जाएंगे। यानी आज इन कंपनी पे एप्लीकेबल कर दिया, 10 दिन बाद में किसी और कंपनी पर एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो सारी चीज इसमें कंसीडर करना पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज के बारे में सोचना पॉसिबल नहीं होता है। तो रूल्स तो धीरे धीरे बनेंगे ना, सीधी सी बात है, रूल्स तो धीरे धीरे बनेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी उसके बारे में रूल्स बनते जाएंगे और उस रूल्स को बाय सेक्शन वाइज क्या करते जाएंगे, इसमें कंसीडर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी ऐसे ऐसे धीरे धीरे सेक्शंस एप्लीकेबल करते गए। तो इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन अप्रोच बोलते हैं। इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन अप्रोच बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। दूसरी बात, जो हमने इंडियन कंपनी एक्ट, जो हम इंडियन कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की जो बात कर रहे हैं, उसमें टोटल जो हम बात करें किसकी, चैप्टर की 29 टोटल चैप्टर है। आपको कंपनी एक्ट यदि पूरा पढ़ना है तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 29 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और टोटल 470 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, टोटल 470 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे और 4 शेड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, 4 शेड्यूल पढ़ने पड़ेंगे और 95 डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। 95 डेफिनेशन। यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन शो की गई है वो सेक्शन 2 में शो की गई है। जितनी भी डेफिनेशन शो की गई है इंडियन कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो हमने इंडियन कंपनी एक्ट की बात क्या करी, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में 29 चैप्टर है, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स है, 95 डेफिनेशन है। ठीक है, क्या सर 2013 से पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो प्रचलन है ना वो तभी से स्टार्ट हो गया, राजा महाराजाओं के समय से ही है। ऐसी बात नहीं है कि 2013 में अपने इंडिया में कंपनी बनने लगी है, नहीं। सबसे पहले कंपनी का ऑरिजिन कहां पर हुआ बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। रानी एलिजाबेथ ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के रूप में अपने इंडिया में स्थापित किया था। अब मैं आपको चार्टर भी बताऊंगा, चार्टर क्या होता है अपन टाइप ऑफ कंपनी में डिस्कस करेंगे, चार्टर कंपनी क्या होती है। ठीक है, चार्टर के रूप में होता है कि छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने साल के लिए आपके यहाँ पर एक कंपनी स्थापित की जा रही है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चार्टर। चार्टर कंपनी को स्थापित किया गया था, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ ने अपने इंडिया में चार्टर के द्वारा क्या लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और कब किया था, ईयर 1600 में, 1600 ईस्वी में। ठीक है, स्थापित कर दिया था। लेकिन हम उस टाइम की बात नहीं करते, हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। उस टाइम तो हमारा देश गुलाम था, है ना। अब हम यदि बात करें तो हमारे जो इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, फ्रीडम इंडिया की बात करें, तो फ्रीडम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले इंडियन कंपनी एक्ट कब बनाया गया था, इंडियन कंपनी एक्ट बनाया गया था, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 बनाया गया था। अपने इंडिया में कंपनी के रूप में जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए थे वो कब किए गए थे, इंडियन कंपनी एक्ट 1956
1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होते थे। अभी जो न्यू कंपनी एस्टेब्लिश होगी ना, आज की डेट पर जो न्यू कंपनी एस्टेब्लिश होगी वो तो कंपनी एस्टेब्लिश होगी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले जो 2013 से पहले जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी वो उन कंपनियों ने किस एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कराया था। ध्यान रखना इसको, ठीक है? क्लियर है ना? हाँ, इसमें टोटल जो सेक्शन है, यदि मैं आपके बात करूं, टोटल सेक्शन जो पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में जो टोटल सेक्शंस थे वो टोटल सेक्शंस थे बेटा 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल्स थे। 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल्स थे, जबकि अब कितने रह गए? 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल ही रह गए। यानी इसका मतलब पिछले इंडियन कंपनी एक्ट की तुलना में अब जो इंडियन कंपनी एक्ट है वो इजी है। वो क्या है? इजी है, वो ज्यादा सरल है। ठीक है, क्लियर है? आई कि नहीं है इस बात समझ में? आ गई? ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है फटाफट, नीचे वाला नहीं। ये केवल आपको जो मैंने सेक्शंस बताया ना, केवल ये ही आपको वो करना है, मतलब फटाफट करो। कर लिया? चलो आगे चलते हैं। अब ये इंडियन कंपनी एक्ट कहां कहां कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होती है वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने इंडियन कंपनी एक्ट 2000 पढ़ा था, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 जो हमने पढ़ा था, वो कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होती है। ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिसका रजिस्ट्रेशन, जिस बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट का मतलब आप समझ रहे हो? अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट का मतलब इंडियन कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे अंडर दिस एक्ट का मतलब है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुआ है, उस पर ये कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक कि उन कंपनियों पर भी, उन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर भी एप्लीकेबल होता है ये कंपनी एक्ट जो इससे पहले के किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, रजिस्टर्ड हुई हो। ऐसे बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा जिस बॉडी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन इससे पहले किसी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। अपने इंडिया में ये कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हुए हैं। इंडियन कंपनी एक्ट 1882, इंडियन कंपनी एक्ट 1913, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में तो अपने 1956 ही है। ठीक है, क्लियर? तो इससे पहले के जो कंपनी एक्ट में भी यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो उस पर भी अपना प्रेजेंट जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां तक कि सभी इंश्योरेंस कंपनी पर भी इंडियन कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। सभी बैंकिंग कंपनियों पर भी एप्लीकेबल होगा। यहां तक कि सभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों पर भी अपना इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। स्टॉक एक्सचेंज पर भी इंडियन कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। सभी अपने इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इन तीन में ये प्रॉब्लम है कि इनका खुद का भी अपना पर्सनल एक्ट है।
अब वो पर्सनल एक्ट की बात करे या पर्सनल एक्ट की सुने या इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की सुने। इंश्योरेंस कंपनी का खुद का एक एक्ट है, अपना सेल्फ एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। बैंकिंग कंपनी का एक्ट एप्लीकेबल होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्ट एप्लीकेबल होता है 2003। अब बात आती है कि वो अपने कोई भी प्रोविजन, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस पर अपना इंश्योरेंस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई करे कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का रूल्स एप्लीकेबल करे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस एक्ट 1938 अप्लाई करेगा या इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस एक्ट की सुनेगा। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए अपने ही एक्ट के रूल्स की सुनेगा। यदि उसका सॉल्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी की कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यदि अपने एक्ट में नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में नहीं है, तो वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, मान के चलो आप सब घर पर रात के टाइम बीमार हो गए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सीधा डॉक्टर के भागते हो, या जो घर में जो औषधियां हैं उनको, जो घर पे जो मेडिकल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उनको यूज लेते हो या सीधे डॉक्टर के भागते हो? सबसे पहले तो घर में जो मेडिसिन हैं अपने घर के घरेलू इलाज करते हैं, और यदि घरेलू इलाज से पार नहीं पड़ रही है तो हमको इंडियन कंपनी एक्ट यानी बाहर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पर सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले अपने खुद के पर्सनल एक्ट को ही एप्लीकेबल करेंगे, और यदि पर्सनल एक्ट में उसका सॉल्यूशन नहीं है तो वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, नहीं है तो आगे चले। दूसरी बात, any other company governed by any special act of parliament, यानी कंपनी एक्ट उन कंपनीज पर, उन ऑर्गेनाइजेशन पर, उन बॉडी पर भी एप्लीकेबल होता है जो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग जो बॉडी बनाई है उस पर भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है स्पेशल पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन ये भी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, साइलेंट कंडीशन पर, ऐसे नहीं है कि पार्लियामेंट के एक्ट की ना सुने, सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसकी सुनेगा। यदि उसमें उस प्रॉब्लम के लिए साइलेंट है रूल, तो उस केस में कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की सुनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अरे कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, नहीं है? चलो आ जाओ। तो उसके बाद है एनी अदर कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड, यानी मेरी कोचिंग को भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह दे मेरी कोचिंग है ना रजिस्टर्ड नहीं है, मान के चलो मेरी कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इसको भी क्या बनाया जाए, बॉडी कॉर्पोरेट बनाया जाए, इसको भी क्या बनाया जाए, बॉडी कॉर्पोरेट बनाया जाए, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर भी, मेरी बॉडी कॉर्पोरेट पर भी क्या होगा, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल
कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, चाहे वो इंडियन है या नहीं है, ठीक है, सब पर वो अपना एक्ट थोप सकता है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको ये 8 पॉइंट याद रखने हैं कि इंडियन कंपनी एक्ट कौन कौन से बॉडी कॉर्पोरेट पर, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलो नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, पहले तो नोट डाउन की बात आती है, फास्ट नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? चलो मैंने आपको ये चीज बता दी थी, वैसे वापस एक बार और देख लो। ये चीज मैंने आपको बता दी, कंपनी एक्ट वर्सेस रेस्पेक्टिव गवर्निंग एक्ट। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी पे अपना खुद का रेस्पेक्टिव एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, उनका खुद का रेस्पेक्टिव एक्ट गवर्निंग हो रहा है, तो रेस्पेक्टिव एक्ट ही प्रिवेल होगा, यानी वो ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यदि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं है, तो वहां पर आप इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के रूल एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, अपन को एक बात का और ध्यान रखना है कि हमने बोला कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर इंडियन कंपनी एक्ट क्या कर देता है? थोप देता है, एप्लीकेबल कर देता है, उसकी ऑथोरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना अधिकार है कि वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, राह चलती बॉडी कॉर्पोरेट को, राह चलती ऑर्गेनाइजेशन को पर भी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करा सकता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है वो ये देखते हैं। अपने इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे नहीं, अपने इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर ऐसी कंपनी भी इंक्लूड करेंगे जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई है, यानी अपनी इंडिया की तो सारी, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अपनी इंडिया के तो सभी ऑर्गेनाइजेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। यहां तक कि उन कंपनियों पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है जो कंपनी आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। तो बच्चों के मन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सर बाहर वाली कंपनी पर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपना अधिकार जमा सकती है? नहीं सर, हम नहीं मांगे, बेटा मानना पड़ेगा। मान के चलो एप्पल है, एप्पल INC है, एप्पल कंपनी, एप्पल का मोबाइल आता है, ठीक है, यदि वो कंपनी बाहर काम कर रही है तो हमको उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन यदि वो कंपनी अपनी इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, यदि वो कंपनी अपने इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो इंडिया के बिजनेस पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। इंडिया में जो बिजनेस करेगा उस पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आई के बात नहीं है समझ में। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या ये कंपनी है? इस पर भी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्पेशल नोटिफिकेशन इशू करके नहीं, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करा सकती है। LIC इंश्योरेंस कंपनी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो स्टेचुटरी कंपनी होती है, ठीक है। और आपकी जो फूड कॉर्पोरेशन कंपनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो है ना, FCI, इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे
तो अपना इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल कर सकती है। लेकिन एक अपवाद ऐसा है जिस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कभी भी इंडियन कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन कंपनी एक्ट कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी सब पर हो सकता है, बाकी सब पर हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए, नोट डाउन कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए। हो गया? चलो, नोट डाउन कर लिया ना? अब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो अपने इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को चेंज करके नहीं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रखना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नीड आ गई कि उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने अपने इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को चेंज करके नहीं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 किया, एप्लीकेबल किया। बताओ। देखो, इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जो न्यू इंडियन कंपनी एक्ट जो बनाया गया था, न्यू इंडियन कंपनी एक्ट जो बनाया गया था, उसके कुछ फीचर्स हैं। क्या? कि ये इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी है, इजीली समझा जा सकता है, प्रिवेंटिव है, अडेप्टेबल है, इजी अडेप्टेबल है, यहां तक कि इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव भी किया गया है। इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव का मतलब पहले जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था उसमें जो इन्वेस्टर होते थे उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। यदि कंपनी बग गई तो बेचारे वो जो इन्वेस्टर है वो क्या होते थे? रोते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है? सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें इतना हस्तक्षेप नहीं है, इतने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके रूल्स हार्ड है, ध्यान रखना। ठीक है? इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन यदि आपने कोई रूल्स वायलेंस किया तो उस पर बहुत ज्यादा हार्डनेस है ना? क्लियर? उसके बाद है कि यहाँ पर जो इंडियन कंपनी एक्ट जो 2013 है उसको एक बिजनेस ओरिएंटेड बनाया गया है, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी गई है, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ऐड किया गया है। ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल है, ये एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं नीचे बताता हूँ। हर्षद मेहता दिख रहा होगा और मूवी भी आप देख रहे होंगे, स्कैम 1992 बिग बुल है ना नाम की मूवी चल रही है। ठीक है? आपने देखी होगी, मुझसे पहले आपने देख ली होगी। वो हर्षद मेहता की वजह से, कुछ ऐसे पर्सनों की वजह से ही 1956 के एक्ट को क्या करना पड़ा? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 करना पड़ा। ठीक है? अब मैं इसकी हर्षद मेहता की स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है? वैसे तो आपने मूवी में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। ठीक है? नोट डाउन कर लिए? चलो हर्षद मेहता पर आते हैं। हर्षद मेहता, ठीक है, ये अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ आए थे? बॉम्बे आए थे। ठीक है? इनको एक तरीके से बिग बुल बोला जाता है। अब बिग बुल आपको पता है क्या होता है? बिग बुल क्यों बोला गया है? आपको पता है बिग बुल का मतलब क्या होता है? बता, कोई बता सकता है बिग बुल का मतलब क्या होता है? आपको पता है बुल जो होती है ना, बुल,
एक एनिमल होता है बुल, वो बुल जब भी किसी पर अटैक करती है, जब भी किसी पर अटैक करती है, तो कई तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने सींग होते हैं ना, उनको नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ करके नहीं मारती है, ठीक है। लेकिन जो बुल है, बुल एक एनिमल है, वो बुल ऐसी है जो हमेशा सामने वाले के ऊपर जब अटैक करती है ना, तो हमेशा ऐसे अटैक करती है, ऊपर की साइड अपनी जो सर है, हेड है, उसको ऊपर की तरफ खींचती थी, ठीक है, क्लियर। तो यानी हमेशा सर ऊपर की तरफ जाता था, ऊपर की ओर फेंकती थी वो, किसी पर भी अटैक करती थी तो जो उसके पंजे में आ जाता था उसे ऊपर की तरफ फेंकती थी वो, यानी ऊपर चढ़ती थी, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर। इसलिए इसे बिग बुल बोला जाता है। हर्षद मेहता एक तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता था, बिग बुल के कॉन्सेप्ट पर। वो क्या करता था, वो अपने यानी किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज, ज्यादा मात्रा में परचेज करके नहीं क्या करता था, उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा देता था, बहुत ज्यादा बढ़ा देता था, ठीक है। और जो प्राइस इंक्रीज होती थी वो एक तरीके से रियलिस्टिक बेस पे नहीं होती थी, ट्रूली उसकी जो प्राइस है ना वो इंक्रीज नहीं होती थी, वो बेस केवल एक आर्टिफिशियल होती थी, आर्टिफिशियल इंक्रीज होती थी, जिसके झांसे में आके नहीं पब्लिक क्या करती थी, उसमें इन्वेस्ट कर देती थी, ठीक है। पब्लिक क्या करती थी, उसमें इन्वेस्ट कर देती थी, जैसे ही उसके शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती थी, बढ़ती जाती थी, तो पब्लिक क्या करने लग जाती थी, इन्वेस्ट करने लग जाती थी, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रिगर्ड था, एक ये क्या था, बिग बुल के नाम से जिसे हर्षद मेहता को बोला जाता है, वो एक ट्रिगर्ड था। और उसने क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन 1992 की बात है, 1991 से 1992 की बात है, इसके बीच की बात है, बट ट्रेडिंग इन शेयर एट प्रीमियम, उसने अपने शेयर को की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर दी अक्रॉस मैनी सेगमेंट, ठीक है। लेकिन उसका ये धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चला, वो ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा था। कोई ना कोई तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि उसका भांडा फोड़ होने वाला है, ठीक है। तो जो बिग बुल है, his big bull run did not last too long, ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। वो क्या करता था, उसने अपने आप को बिग बुल कैसे बनाया, वो अपने शेयर्स की वैल्यू को कैसे इंक्रीज करता था, उसने क्या किया, जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसके लूप होल्स का एडवांटेज लिया, जो बैंकिंग सिस्टम में जो कमियां हैं उसने उसको यूज लिया। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी क्या है, मैं आपको एक इजीली समझा देता हूं। इजीली क्या है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इससे मैंने 50,000 रुपये ले लिए और मैंने कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो इसका जो पैसा आया, इसका पैसा जो आया 50,000 रुपये, मैंने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर परचेज कर लिए, ठीक है। अब ये 1 महीने बाद जो पैसा मांगेगा मुझसे, ठीक है, 1 महीने बाद जो पैसा मांगेगा, मैंने तो स्टॉक एक्सचेंज में वो कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी पार्टी लूंगा, ठीक है, दूसरी पार्टी लूंगा और दूसरी पार्टी से फिर 50,000 रुपये लूंगा और इसके 50,000 इसको पेमेंट कर दूंगा। ऐसे इसने क्या किया, काफी सारी ऐसी चेन बनाई, पैसा सर्कुलेट करता गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम से करता गया, ये पर्सन से नहीं, ये सब कुछ बैंकिंग सिस्टम से किया, ठीक है। बीआर
यहाँ पर एक BR ऑप्शन चलता है, वो BR वाला ऑप्शन था। ठीक है, एक बार मूवी देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। हिंट तो मैंने आपको दे दिया है ना। क्लियर क्लियर। अब ये जो बैंकिंग सिस्टम के जो लूप होल्स है, उससे उसने पता है कितने का लॉस यानी वो किया, स्कैम किया। हर्षद एंड हिज एसोसिएट, उसके एसोसिएट में उसके भाई था, है ना। ट्राइगर्ड ए सिक्योरिटी स्कैम, कितने का? टर्न ऑफ 4000 करोड़ का। आप ये देखो 1992 में 4000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट था। 4000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट था, यानी 4000 करोड़ का मतलब होता है 40 बिलियन। लोग बाग जो ख्वाब आज देखते हैं बिलियनियर बनने का, वो 1992 में 1992 में ही बिलियनियर बनके, बिलियनियर का तो स्कैम किया था उसने। और स्टॉक एक्सचेंज को, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और अपना जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको बेवकूफ बना के, अपना बैंकिंग सिस्टम तो अब थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, अब भी स्ट्रांग नहीं है इतना। ठीक है, यदि कोई लूप होल जानता है तो इसका बेनिफिट अब भी उठाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो शेयर होल्डर बिटवीन ये ड्यूरेशन के बीच में हुआ था, 1 साल के बाद ये लगा था। ठीक है, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था। मूवी देखना, अच्छे समझ में आएगी। मैं तो केवल आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि इसकी वजह से इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को चेंज करके नहीं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 किया गया है। ऐसे काफी पर्सन थे, हर्षद मेहता जैसे बहुत ज्यादा पर्सन थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आई? मूवी जरूर देखना, भूलना मत। ठीक है, चलो ये वाला आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। एग्जांपल, एक तरीके से एग्जांपल को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब आता है अपना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की मीनिंग अपन देखेंगे। कंपनी की एक तो मीनिंग होती है, एक डेफिनेशन होती है। कंपनी जो वर्ड है उसकी या तो हम मीनिंग पढ़े या डेफिनेशन पढ़े। मीनिंग का मतलब होता है जन सामान्य जो पर्सन बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, उसे हम मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है मेरा नाम रितेश है, लेकिन मुझे आस पड़ोस में या मेरे कलीग या मेरे जो भी मम्मी पापा हैं वो मुझे चिंटू के नाम से पुकारते हैं, तो चिंटू एक मीनिंग हो गई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ मेरा नाम क्या है, यानी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेरा नाम क्या है, उसे बोलेंगे हम डेफिनेशन। आई बात समझ में? मीनिंग और डेफिनेशन का डिफरेंस समझ में आ गया? जो नॉर्मल पब्लिक आपको किसी भी नाम से बोल देती है, कोई चिंटू बोल देता है, कोई मिंटू बोल देता है, कोई पतलू बोल देता है, कोई मोटू बोल देता है, कुछ भी बोल सकता है, वो है मीनिंग। और वास्तव में आपको जो पूरी पब्लिक, पूरा इंडिया आइडेंटिफाई करती है, वो किस नाम से करती है? देश के नाम से, उसे हम डेफिनेशन बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? जो डॉक्यूमेंट, आओ फटाफट करते हैं मीनिंग की बात। मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम कंपनी की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी पहली बात तो 2 वर्ड से बना है, एक तो कॉम, एक पनी। ये वही ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है ना। तो कंपनी 2 वर्ड से बनी है, कॉम प्लस पनी। कॉम का मतलब होता है, इसमें 2 वर्ड जो है, कॉम, कॉम का मतलब है साथ साथ आओ, कम टुगेदर, साथ आओ। और पनी का मतलब है टू हैव ब्रेड, खाना खाओ। साथ साथ खाना खाते हैं, इसका मतलब है कंपनी।
साथ साथ खाने का मतलब है कंपनी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? कंपनी में दो वर्ड है, कॉम प्लस पनी। कॉम का मतलब है कम टुगेदर, साथ साथ आना, और पनी का मतलब है टू हैव ब्रेड, साथ साथ खाना खाना। पूरे कंपनी का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम खाना खाने के लिए जब बुलाते हैं तो क्या हम उन्हें खींच खींच के नहीं बुलाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं? नहीं। तो कंपनी हमेशा वॉलेंट्रीली एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी जो खाना खाने के लिए हम साथ साथ बैठते हैं 5%, 10%, 15%, वो कोई हम पकड़ के नहीं लाए, हमने केवल उनको क्या किया है, बोला है कि आओ हमारे साथ खाना खा लो। तो अपनी इच्छा से, जिसकी इच्छा होगी वो खाना खाने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप बना है खाना खाने के लिए, जो ग्रुप बना है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ ग्रुप है, अपनी इच्छा के अनुसार है। इसका मतलब होता है कंपनी। इसमें क्या होता है, ये वर्ड कैसे आया? राजा महाराजाओं के समय पर बात करते हैं हम, राजा महाराजाओं के समय का। राजा महाराजाओं के समय पर क्या होता था, जब भी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाता था, जब भी कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता था तो राजा महाराजा क्या करते थे, उनको एक शाही भोजन पर बुला लेते थे। जो भोजन राजा महाराजाओं का जो खाना होता था वो शाही भोजन होता था। तो उस टाइम शाही भोजन पर राजा महाराजा क्या करते थे, बाकी के स्टेट के राजा महाराजाओं को खाने पर बुला लेते थे। ठीक है, और जब साथ साथ वहां पर खाना खाते थे, ठीक है, अभी अपने टाइम पे तो स्टैंडिंग भोजन होता है, ठीक है, खड़े होके नहीं खाना खाते हैं। पहले क्या होता था, सब एक जगह बैठ के नहीं खाना खाते थे। ठीक है, तो सब जब एक जगह बैठ के खाना खाते थे तो उस बिजनेस के बारे में क्या होता था, डिस्कशन होता था। ठीक है, उस बिजनेस के बारे में क्या होता था, डिस्कशन होता था, और वहां पर नई नई पॉलिसीज निकलती थी। कोई कहता था कि ये पॉलिसी से अपन को बिजनेस करना चाहिए, इतना इन्वेस्ट मैं कर दूंगा, इतना इन्वेस्ट तुम कर देना, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या बन जाते थे, राजा महाराजाओं को उस बिजनेस के प्रति ग्रुप बन जाता था। तो उस बिजनेस को ग्रुप कैसे बना, नाम कैसे कंपनी आया, साथ साथ खाना खाया तब पॉलिसी बनी, तो उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, कंपनी। उसका नाम ही क्या रख दिया, कंपनी। आई बात समझ में? उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, कंपनी रख दिया। ठीक है, क्लियर? उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, कंपनी। साथ साथ खाना खाते समय जो बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन होते थे, उसमें जो पॉलिसीज निकलती थी, तो वो सब जो राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग क्या इन्वेस्ट करते थे। तो उनका एसोसिएशन ऑफ ग्रुप, हमने तो खाना खाने के लिए बुलाया था भैया आपको, आप हमारे बिजनेस में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो हमने कोई आपको खींच के थोड़ी ना लेके आए, आपको पकड़ के थोड़ी ना लेके आए थे कि आप हमारे बिजनेस में शामिल हो। आपको अच्छी लगा तो आप हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए, हमारी क्या बन गई, कंपनी बन गई। आई बात समझ में? क्लियर? कंपनी का मतलब ये होता है। अब डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन तो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन तो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो डेफिनेशन इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने, या इससे पहले के जो एक्ट है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एक्ट है, उसमें जो डेफिनेशन है, उसमें जो मीनिंग है, उसने जो किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी के वर्ड को एक्सप्लेन किया है, तो उसे हम डेफिनेशन कहेंगे। कंपनी वर्ड को क्या किया, एक्सप्लेन किया है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने अपने वर्डों में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या है, आते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है। ये हमारी डेफिनेशन है कि कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है?
अब ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी का मीनिंग है वो क्या है, कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब पर्सनों का ग्रुप। कंपनी पर्सनों का ग्रुप है। अब वो पर्सन कैसा भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है यानी ह्यूमन बीइंग पर्सन भी हो सकता है, या दो फर्म मिलके भी कंपनी बना सकती है, दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बना सकती है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब पर्सन में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दो एचएफ भी हो सकती है, दो फर्म भी हो सकती है, दो कंपनी मिलके नहीं बना सकती है, ठीक है, तो ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर। हु है, वो क्यों मिले हैं भैया, वो मिले क्यों है, अपना एसोसिएशन क्यों बनाया है उन्होंने, एसोसिएशन इसलिए बनाया टू एग्री टू कंट्रीब्यूट मनी टू कॉमन फंड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉइंग इट इज द बिजनेस। वो आपस में इसलिए ज्वाइन हुए हैं कि आप क्या करो, कुछ फंड की अरेंजमेंट आप करो, कुछ फंड का अरेंजमेंट आप करो, कुछ फंड का अरेंजमेंट आप करो, और इनको फंड को एक साथ करके नहीं, हम इस फंड को किसी बिजनेस के लिए यूज लेते हैं और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। वो इनका एग्रीमेंट है। 5 करोड़ रुपए लगेंगे कोई बिजनेस को करने के लिए, 2 करोड़ तुम लेके आओ, 2 करोड़ तुम लेके आओ, 1 करोड़ मैं लेके आता हूँ, और इसको एक साथ करके नहीं फिर अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रेशियो में क्या कर लिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, 2:2:1 में बांट दिया जाएगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसके लिए जो पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि कंपनी है ना वो एक क्रिएटेड बाय लॉ है। मैंने आपको पहले बता दिया, पार्टनरशिप में ये चीज नहीं थी कि पार्टनरशिप करते समय ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी जो बिजनेस है वो उसका क्रिएशन किसके थ्रू होता है, लॉ के थ्रू। जब लॉ के थ्रू हो गया तो लॉ अंधा होता है, आपको पता है, कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है तो कानून को दिखाई नहीं देता है। तो जब कंपनी ने ऐसे पर्सन का क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इसको नाम दे दिया, उसका एक उसको आइडेंटिटी दे दी जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बोली जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब इनविजुअल पर्सन, इंटेंजिबल पर्सन, ठीक है। अब इंटेंजिबल पर्सन इनविजुअल पर्सन है तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पर्सन होता है तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हैंड को यूज लेता है सिग्नेचर करने के लिए। अब कंपनी कैसे यूज लेगी, कंपनी सिग्नेचर करने के लिए अपने एक कॉमन सील होती है यानी एक मोहर बनाते हैं, उस मोहर को ही ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, उसको यूज लेती है। आए के बात नहीं है समझ में, कंपनी का नहीं आ गई। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन है, बता ही दिया, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन है, इंटेंजिबल पर्सन है, एग्जिस्टेंस ओनली आइज ऑफ लॉ, केवल लॉ को ही, केवल कानून को ही वो दिखाई देता है, क्योंकि कानून क्या होता है, अंधा होता है, अंधे को अंधा ही दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए केवल कानून को दिखाई देता है। तो कंपनी क्या है, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, वही बाहर जो होता है उसे सेक्शन बोलते हैं, अंदर जो ब्रैकेट में होता है उसे सबसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन ने बोला है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे रजिस्टर्ड किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या इससे पहले किसी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया है, अंडर रजिस्टर्ड किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। क्लियर। हाँ, एक डेफिनेशन और है, इन सब डेफिनेशन को आपको देना है, देखो ना। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, वही पर्सन वर्ड, पर्सन का मतलब दो इंडिविजुअल भी मिलके नहीं, दो ह्यूमन बीइंग पर्सन मिलके नहीं, दो फर्म मिलके नहीं, दो एचएफ मिलके नहीं, या दो कंपनी मिलके नहीं भी तीसरी कंपनी का ऑरिजिन कर सकती है, ठीक है।
who have associated themselves together with a view to achieving some common purpose which may be economic gain and otherwise। ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उन्होंने एसोसिएशन, एक ग्रुप क्यों बनाया है, वो आपस में ज्वाइन क्यों हुए हैं, टुगेदर ज्वाइन क्यों हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि उनका जो पर्पस है वो कॉमन है, उनको कॉमन पर्पस को, उनका अचीवमेंट है ना वो कॉमन पर्पस है, यानी बिजनेस करना और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना उनका पर्पस है। ठीक है, तो वो जो पर्पस है वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, यानी 5 पर्सन मिलके नहीं किसी जगह भंडारा दे रहे हैं तो उस भंडारे के लिए भी यदि उन्होंने किसी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया है, एज ए ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड कराया है, तो उसे भी हम कंपनी बोलेंगे, क्योंकि उनका कॉमन पर्पस था किसी भूखे को खाना खिलाना। ठीक है, किसी गरीब को खाना खिलाना उनका क्या था, पर्पस। तो यहाँ पर जो कॉमन पर्पस है वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन पार्टनरशिप में तो इकोनॉमिक होना चाहिए था, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें इकोनॉमिक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी यदि आप बना रहे हो तो आपका कॉमन पर्पस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में हमने ये पढ़े, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ ली, कंपनी के जो फीचर है, कंपनी का जो फीचर है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उस एप्लीकेशन का नाम है बेटा एजुकेशन बाबा, उस आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एजुकेशन बाबा के नाम से। उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपकी जो माइनर सी फीस है उस माइनर सी फीस को डिपॉजिट करके आप आगे की क्लास ले सकते हो। आप जो आगे जो क्लासेज, जो आप ऑफलाइन क्लासेज में जो फीस देते थे उसका 10% ही है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और आपने स्टडी देख ही ली होगी। ठीक है, तो आप को प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा के नाम से क्या कराना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस वहीं पर ही आपको डिपॉजिट करानी है और आपकी वहाँ पर कोर्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप आगे की क्लास कंटिन्यू 1 by 1 क्या कर सकते हो, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते आ रहे हो, डेली क्लासेस आधार पर आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो मेरा केवल यही इंफॉर्मेशन देने का था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंपनी एक्ट भी और एप्लीकेशन भी। ठीक है, और आगे की क्लास के लिए हम एप्लीकेशन पर मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों।